कमिंग बैक कि यहाँ पे क्या हो रहा है मशरिक़ वस्ता में। अब जनाब वहाँ पर वो सेक्रेटरी ब्लिंकन आते हैं, नहीं आते, वो गज़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस होती है नहीं होती इन हालात में जो जॉर्डन में होनी थी, क्योंकि ये फ़लस्तीनी तो उनको फिर वो सीज़ फायर तो फारिग हो गया, कहीं वो जो जंग बंदी का माहिदा था कि वो भाई आपसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात के दौरान इतना बड़ा एक अटैक हुआ। अच्छा अटैक हो गया तो उस पर इसराइल पे डाला जा सकता था, उधर अमेरिकन मीडिया ने कह दिया, तो इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी वो मुबारक। अब ये तो गूफ अप टोटल। अब वो जो बेनी गांस जो कह रहे थे हुकूमत में मैं रहूँगा, वो शायद थोड़ी देर के बाद ऐलान करने लगे हैं कि मैं हुकूमत से अलग हो जाऊँगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है इसराइल, मुझे नहीं पता भी क्या अनाउंसमेंट होती है, लेकिन शायद वो अलग हो जाएँ। लेकिन उनके अलग होने से वो अमेरिकन कह रहे थे अलग ना हो, उन्होंने कहा मैं अलग हो रहा हूँ, मैं सेटअप का हिस्सा नहीं रहूँगा, ये कत्लेआम जारी है और कोई प्लान नहीं है, तो मैं तो अलग हो जाऊँ। वो अलग होते हैं अगर, तो उसके नतीजे में वो दूसरे इंतहा पसंद जो वज़रा हैं वो आगे कह रहे हैं कि हम शामिल हो जाएंगे, फैसला करेंगे, तो एक मुकम्मल तौर पे ये मामला ख़राब हो गया 274 एक रोज़ में, ठीक है ना। जीसीसी ममालिक ने शदीद इसकी मजम्मत की है, अरब ममालिक ने की है। काहिरा के जो जो मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो रशिया चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिक्स प्लस का इजलास हो रहा है। ब्रिक्स प्लस, अच्छा ब्रिक्स प्लस का इजलास हो रहा है तो उसमें उनके वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है। तो अब अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन इजिप्ट का दौरा करते हैं तो वहाँ पे क्या होंगे मिस्र के वज़ीर ख़ारजा या नहीं होंगे, ये ध्यान में रखें कि मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इथोपिया, ये मुल्क जो हैं ये शामिल हो गए। अर्जेंटीना ने तो मना कर दिया था, तो ये ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। और ब्रिक्स प्लस का इजलास हो रहा है और वो हो रहा है रशिया में, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का। तो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा अब ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें तो मैं वापस आता हूँ कि गज़ा के यहाँ पर सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये पूरा जो खित्ता है ना, ये बहुत यहाँ पे संजीदा लोग, संजीदा मामला, मुल्क, उनकी ब्यूरोक्रेट्स, उनके जो हुक्मरान हैं कि भाई देख के हालात को बहुत इस वक्त टर्मोइल है, तो ज़रा एहतियात से चलें, इस वक्त ये अफरा तफरी से बचें। अब जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त विदान जो उनके हैं, वो जो हैं उन्होंने आज मुलाकात की है कतर में इस्माइल हानिया से। वो कतर में आज उनकी मुलाकात हुई है इस्माइल हानिया से, हमास के सरबराह से, और उन्होंने जो है वो ये बात की है कि भाई एक तो ये जो कत्लेआम हो रहा है और सारा, वो उनसे कहा है कि हमारे अगर कोई इशू हो तो कतर और तुर्की एक ही पेज पे हैं कि भाई हमास की क़यादत जो है चाहे वहाँ रहे चाहे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक अलमिया पेशा है, तो इसके ऊपर सब इस पर रुक गए हैं कि अब आगे क्या करना है। पीस टॉक होंगी, एग्रीमेंट होगा, सीज़ फायर होगा, कैसे होगा ये ब्लड शेड, ये कैसे होगा, अमेरिका कैसे इसमें उन्होंने करवाया है, अमेरिकन कह रहे हैं हमने नहीं करवाया, हमने इंटेल दी थी सिर्फ, ये तो इसराइल की फ़ौज ने करवाया, वो गले पड़ गए। अच्छा इसमें जो दूसरा इशू है, मैं जो बात कह रहा था कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो गए हैं और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कतर में मुलाकात की है कतर के वज़ीर ख़ारजा से। उससे पहले तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने चाइना का दौरा किया है। अच्छा ये अब बज़ाहिर तो बड़ी आम सी बात है भाई तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और चाइना, लेकिन ये दौरा 12 साल के बाद हाईएस्ट लेवल पे, यानी 2012 के बाद किसी तुर्की के किसी आला ओहदेदार का दौरा चीन है। उसकी वजह यह है कि युगर्स के मसले पे कुछ उनके बहुत बड़ी तादाद तुर्की में आके आबाद है, तो एक बड़ा जो प्रेसिडेंट उर्दुगन का एक मौक़िफ़ रहा है, चाइना उससे एग्री नहीं करता रहा, लेकिन तुर्की और चाइना बहुत करीब आ गए। तो ये जो दौरा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने चाइना का किया, ये 12 साल में किसी आला तरीन ओहदेदार का पहला दौरा था चाइना का तुर्की के। और इसमें इस दौरे के दौरान उनकी वज़ीर ख़ारजा वांगी से मुलाकात हुई है, और उन्होंने उसके बाद जो उरमची और काशगर यानी जो शिनजान के इलाके हैं जो मुसलमान आबाद, वहाँ का भी दौरा किया है, और वहाँ पर भी गए और मुसलमानों से मिले हैं। और उसके बाद वो एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, और उन्होंने कहा है कि तुर्की ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। तुर्की ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाह रहा है। तुर्की पहला नेटो मुल्क है जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना जा रहा है, और इसके ऊपर जो है
वो ज़बरदस्त किस्म का जो 13th स्लाइड, क्रेमलिन ने तुर्की की डिज़ायर को वेलकम किया। 13 राइटर्स, ठीक है। अच्छा, अब तुर्की के जो है वो अगर वो ज्वाइन करते हैं ब्रिक्स को, देखें सऊदी अरेबिया, यूएई, मैंने बताया ना, ईरान, ये सारे। पहली बात तो ये इसाक डार साहब हमें ज़रा काइंडली बताएं, जून 2024 गुजर गया, क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ऐसे ही बता दें हमें, पाकिस्तान का कोई इरादा है ब्रिक्स में जाने का या नहीं है, या मतलब हम कहीं हैं या नहीं है? क्योंकि ब्रिक्स प्लस का जो इजलास हो रहा है उसमें तो वेनेजुएला, ये अफ्रीकन मुल्क भी हैं, लैटिन अमेरिका के मुल्क भी उन्होंने बुलाए हुए हैं, 15 मुल्क और बुलाए हुए हैं, तो मतलब वो ब्रिक्स प्लस का नाम दिया इस मीटिंग को। तो क्या पाकिस्तान का आगे प्लान है? कब तक है? क्या हमने अप्लाई कर दी है? कब तक हम बनेंगे ब्रिक्स का हिस्सा या नहीं बनना हमने? अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा इशू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर तेजी से जो मिडिल कॉरिडोर है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है वो मिडिल कॉरिडोर है, ठीक है। और वो दो हैं कॉरिडोर्स, एक है नॉर्थ जो रशिया से गुजरता है, अगर हम यहाँ पे जरा इसको देख लें मैप में, ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन टर्कीज रोल मिडिल कॉरिडोर। एक तो है ना जो गुजर रहा है, आप इस तरह समझे ना कि एक तो रशिया से गुजर रहा है जो ऊपर है, अगर हम मैप में, नहीं इसमें नहीं है, दूसरा मैप अगर हम दिखा सकें, नहीं, जिसमें मिडिल कॉरिडोर है खाली, मिडिल कॉरिडोर का अगर हम मैप दिखाएं, जी ये मिडिल कॉरिडोर है, इसको अगर थोड़ा सा, जी तो इसमें अगर आप यूँ समझें कि जो एक तो रशिया से जा रहा है, ठीक है, और इसको यहाँ पे होल्ड कीजिएगा ज़रा। अच्छा, एक तो ये है कि जो रशिया से जा रहा है वो इस वाले मैप में नहीं है मिडिल कॉरिडोर, क्योंकि वो नॉर्थ कॉरिडोर कहलाता है, तो वो इसमें नहीं है, लेकिन वो रशिया से गुजर के यूरोप तक जाता है। ये जो मिडिल कॉरिडोर है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बहुत ज़्यादा कि ये जो है ये बहुत सारे सेंट्रल एशिया के ममालिक से गुजरता है, और फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसकी जो इस पे जो ट्रैफिक है या इस पे जो जितनी इस वक्त हो रही है, यानी ये तुर्की, जॉर्जिया, आज़रबाईजान या फिर काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ से गुजरते गुजरते ये जो है ये टर्की तक पहुँचता है, और टर्की से फिर ये यूरोप से कनेक्ट होता है। ये है मिडिल कॉरिडोर, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मिडिल कॉरिडोर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को के थ्रू गुजर के, अच्छा वो जो येलो लाइन है ना ऊपर, वो है जो रशिया से जा रहा है, वो नॉर्थ कॉरिडोर कहलाता है। तो नॉर्थ कॉरिडोर में इतना आप कहें ना कि इतनी ट्रैफिक नहीं है या इतनी उस पर ट्रेड नहीं हो रही जितनी इस पे हो रही है जो कि रेड कॉरिडोर है, जो कि टर्की वाला है। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। बात ये हो रही है कि जो जब अमेरिका मौजूद था यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने लपीस ज़लूली ट्रांजिट रूट एक उस दौर में बना, और वो जो ट्रांजिट है रोड वो 5-6 मुल्कों ने, जिसमें अफ़गानिस्तान और जो है वो अफ़गानिस्तान और बाकी जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं और तुर्की भी उसमें शामिल हुआ। और वो एक्चुअली शायद अमेरिका का ये जो पाकिस्तान के साथ उनके इश्यूज चलते रहे अमेरिकन के, ख़ास तौर पे सलाला के बाद कहीं आइडिया आया होगा कि भाई दूसरा भी कोई रास्ता हम बनाएं, तो एक तो ईरान के साथ उनके मामला तो ठीक नहीं थे अमेरिका के, तो अमेरिका ने उस वक्त गालिबन ज़ाहिर है क्योंकि ये प्लान जो है ये अमेरिका के दौर में ही आगे बढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा है कि इस कॉरिडोर को हम टर्की, जॉर्जिया, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक, यानी अफ़गानिस्तान से टर्की तक सेंट्रल एशिया के मुल्कों के थ्रू एक रूट बना लेते हैं। तो इसका नाम लैपिस लज़ूली रूट रखा।
और मैं यहाँ पे नवंबर 2017 का ये तुलु न्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो 5 नेशंस टू साइन लेपिज लजूली कॉरिडोर एग्रीमेंट, ठीक है, 15 स्लाइड, 15वीं स्लाइड हम दिखाएं, ठीक है, ये साइन हो गया। ये साइन हुआ जनाब जब अमेरिकन मौजूद थे। अब जनाब ये बात डिस्कस हो रही है टर्की और चाइना और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कि ये लेपिज लजूली ट्रांजिट जो है इसको जोड़ दिया जाए मिडिल कॉरिडोर के साथ और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाएगी ब्लैक सी तक और कैस्पियन तक और यूरोप तक। वो जो कॉरिडोर है उसको हिस्सा बना दिया जाए बेल्ट एंड रोड का। ये डिस्कशन हो रहा है। यानी एक तो ये था ना कि सीपैक, ये डिस्कशन भी साथ हो रहा है कि क्या सीपैक का वो हिस्सा बनेंगे या वो बेल्ट एंड रोड के मिडिल कॉरिडोर का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि वो देखिए बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं खत्ते में, हमें बहुत लॉन्ग टर्म इस वक्त जो है ना हमने मामलात को आगे लेके चलना है। जैसे ये ब्रिक्स का इशू है, जैसे मिडिल कॉरिडोर के अंदर अगर टर्की का बड़ा, आपको पता है टर्की का बड़ा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे, ये खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस के बहुत से रहनुमा हो रही। तो हमने बहुत इस वक्त मामलात को संजीदगी से देखना है और आगे चलना है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ। तो बराहे करम पीटीआई को रख देना साइड पे, और ये जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, जो रियासत के इश्यूज हैं, जो फाइनेंस है, जो सिक्योरिटी है, जो सोशल अनरेस्ट है, जो टैक्सेस हैं, इन सारे इश्यूज के ऊपर, और जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इश्यूज हैं, अभी फॉरेन पॉलिसी आपकी थोड़ी सी देखिए ना कि अगर ब्रिक्स में जून आ गया है, हम हैं नहीं हैं, ये बेल्ट एंड रोड के मिडिल कॉरिडोर में अगर अफगानिस्तान वहाँ चला जाता है तो फिर क्या जो है वो बहुत से इश्यूज हैं। IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं हो रहे, हमने कुछ फैसले करने हैं मुल्क के लिए और करने हैं हमने। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ बराह करम कि वो उससे सियासत से ज़रा थोड़ा सा हट के ये 4-5 इश्यूज़ को, क्योंकि लॉन्ग टर्म आज आप बात करेंगे ब्रिक्स की, 6 महीने 7 महीने 8 महीने स्टेबिलिटी, आपकी जो स्टेबिलिटी मुल्क में पॉलिटिकल ज़रूरी है, नवाज शरीफ साहब को करना है, उनकी हुकूमत है, वो ये फैसले करके बताएं कि जी हमने जो है ये इसको रखे ना तरफ, सड़कों पे आना और ये AC लगेंगे नहीं, इसको रख के ये लॉन्ग टर्म जो मामलात हैं, जो आप जहाँ पर आपके लोग जो हैं वो उनकी प्रेजेंस कितनी है, कैसी है, क्या तय पा रही हैं चीज़ें कैसे, तो ये तय होना ज़रूरी है। देखिए ना 2022 में गए पीटीआई गई ना, अब ये 24 है, 24 का जून है भाई, सीपैक आगे क्या हुआ, इसकी अपग्रेडेशन क्या यहाँ से होगी, इसकी फेस की होगी, अफगानिस्तान इसमें एंटर हो रहा है, ईरान का क्या आगे उनके साथ डायरेक्ट उनके ताल्लुक आते हैं, ईरान का इलेक्शन हो रहा है और उसमें अहमदीनेजाद को फिर वो उनकी जो शूरा निगहबां हैं उन्होंने उनको कहा कि वो हिस्सा नहीं ले सकते, उनको नाअहल करार दे दिया है। तो इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे, ये हम यहाँ पर ये फ़रोई मामलात से ना थोड़ा सा निकल के हमें ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना है। अब आपके इश्यूज़ इसमें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं वो इससे की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, और टेररिज्म एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है, जब तवज्जो इधर उधर जाएगी तो उसके नतीजे में ये होगा।